हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। रब ने बना दी जोड़ी का 30वां भाग लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, अभी तक इस स्टोरी में आप सबने देखा है कि मान सिंह को रुद्राक्ष और मोक्ष अपने साथ नशे की हालत में घर ले आते हैं। तभी सब लोग उसको उसके रूम में छोड़ने के बाद रुद्राक्ष अपने रूम में चला जाता है और मोक्ष उसके साथ ही उसके रूम में रुका होता है। ऐसे करके रात कटती है, सुबह होता है। सुबह महल को बहुत अच्छे से सजाया गया था क्योंकि महाशिवरात्रि जो थी। तो चलिए देखते हैं आगे अब क्या होता है। पूजा और अभिषेक के बाद सभी लोग हॉल में बैठे थे। सभी लोग चौहान महल जाने के बारे में ही बात कर रहे थे। वहाँ आज सिर्फ रुद्राक्ष, मोक्ष, मान और रानी रजिया जा रहे थे। मान तो बस एक बार सोनम को देखने के लिए जाना चाहता था और साथ ही राजमहल का मुख्य रक्षक होने के नाते उसे भी उसके साथ जाना ही था। मासा, अब हमें चलना चाहिए। जितनी देर करेंगे उतना ही खतरा बढ़ेगा। हम वहाँ शांति संदेश लेकर जा रहे हैं, जो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो लोग शस्त्र ना उठाएं, और ये सिर्फ आज कुछ ही देर के लिए होगा। और अगर आज उन्होंने शस्त्र उठाए तो बात और बिगड़ जाएगी। रुद्राक्ष ने रानी रजिया की ओर देखते हुए कहा, हाँ बेटा, आप सही कह रहे हो, हमें अभी ही निकलना होगा। रानी रजिया ने खड़े होते हुए कहा। विंदनी सा संभल कर दादी सा ने रानी रजिया के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, जी मासा। रानी रजिया ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने मान सिंह की तरफ देखते हुए कहा, मान सिंह, अपने आदमियों के साथ जीप निकालो। मान सिंह ने हाँ में गर्दन हिलाई और बाहर की तरफ चला गया। रक्षा रुद्राक्ष को देख रही थी। रक्षा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रुद्राक्ष उसकी बेचैनी समझ पा रहा था, लेकिन वो भी अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था। हम चलते हैं, आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा, हम जल्द ही लौट आएंगे। रुद्राक्ष ने रक्षा की गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। रक्षा ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। वो इस वक्त कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। वो जब से यहाँ आई राजमहल पर चौहान खानदान की तरफ से होते हमले देख समझ चुकी थी कि दुश्मनी बेहद गहरी थी, और वो लोग आज खुद उन लोगों के घर जा रहे थे। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, कोमल ने मोक्ष से धीमी आवाज में कहा। कोमल मोक्ष के पीछे खड़ी थी। उसे भी अब सबकी बातें सुन डर लगने लगा था। उसके मुंह से ये शब्द मोक्ष के दिल को सुकून दे रहे थे। वो पूरा तो कोमल की तरफ नहीं मुड़ा, लेकिन उसने थोड़ी गर्दन घुमाकर हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद रुद्राक्ष और मान रानी रजिया के साथ वहाँ से निकलकर बाहर गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। देखते ही देखते सब गाड़ियों में बैठे चौहान घराने की तरफ निकल गए। लगभग 1 घंटा ड्राइव करके वो लोग चौहान महल के बाहर खड़े थे। ये महल सिंह महल जितना भव्य और सुंदर तो नहीं था, लेकिन फिर भी इतना बुरा भी नहीं था। उन लोगों की गाड़ियां गेट पर खड़ी देख द्वारपाल तो एकदम से डर गए थे। महल के दरवाजे आज खुले थे क्योंकि वहाँ भी शिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा था। वो लोग डर के मारे महल के अंदर अपने राजा को बताने के लिए भागे, क्योंकि शस्त्र तो उठा नहीं सकते थे। महल के अंदर आज कोई हथियार लेकर नहीं जाएगा। अगर किसी के पास है तो गाड़ी में ही छोड़कर अंदर आएं, रानी रजिया ने कहा और महल के अंदर आ गईं। रुद्राक्ष, मान और मोक्ष सब उनके पीछे पीछे चल रहे थे। रानी रजिया बड़ी ठाठ और रौब के साथ चलती हुई महल के हॉल में आ गई। उन्हें वहां देख सोनम के पिता की आंखों में तो मानो खून उतर आया था। उनकी मुट्ठियां गुस्से से कस गई थी। वही मान की नज़र सोनम पर ठहरी, जो काफ़ी सज धज के एक लड़की के साथ बैठी थी। असल में आज सोनम को देखने साथ के गांव के सरपंच का परिवार आया था, जो उस जाओ का राज परिवार था। अचानक से मान को देख सोनम के होठों पर मुस्कुराहट आई थी, लेकिन मान को लगा शायद
सोनम उस नए रिश्ते से खुश थी। आज सिंह परिवार के लोग सालों बाद फिर चौहान महल में कैसे? आज क्या चाहती हैं आप रानी रजिया? मेरा बेटा छीन कर चैन नहीं आया आपको, जो मेरी बेटी के लिए भी मुसीबत खड़ी करने आ गई आप। सोनम की मां ने रानी रजिया की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, ऐसा कुछ नहीं है जीजी, मैं तो बस आज यहाँ आपसे कुछ बात करने आई थी। आप लोगों को जो हमारे कारण दुख हुआ है उसकी माफ़ी मांगने आई थी। रानी रजिया ने अपनी बहन रूपमती चौहान की तरफ देखते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं अपनी झूठी हमदर्दी दिखाने की। आप लोग जैसे आए हैं लौट जाइए। आप मेरी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है तो कृपया करके आज का दिन खराब मत कीजिए। मैं नहीं चाहती उसके भाई की छाया छीन लेने वाले लोगों की परछाई भी उस पर पड़े। जाओ, चली जाओ रजिया। रानी रूपवती ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वहां मौजूद लड़के वाले भी सिंह और चौहान खानदान की कट्टर दुश्मनी से वाकिफ थे, इसलिए इनके लिए सब नॉर्मल था। आज के दिन आए हैं तो जिंदा जाने का मौका दे रहा हूँ। कोई और दिन होता तो आपका ये बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहता। चले जाओ यहाँ से, चौहान खानदान के राजा ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन हमारी मोक्ष कुछ कहने ही वाला था, तभी रुद्राक्ष ने उसे रोक दिया। अभी नहीं, अभी उन्हें उनकी बेटी के प्रति अपना कर्तव्य निभाने दो। इस वक्त वो यहाँ के राजा नहीं, एक पिता हैं और हम यहाँ राजा से मिलने आए थे। चलिए मासा। रुद्राक्ष ने मोक्ष और रानी रजिया की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद रुद्राक्ष ने मान की तरफ देखा, जो अभी भी सोनम को देख रहा था। रुद्राक्ष उसकी आंखों में कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि आज उसने एक खालीपन था, उसमें कोई भी इमोशनल साफ नहीं था। रुद्राक्ष ने मान के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, मान सिंह चलो यहाँ से। मान ने रुद्राक्ष की बात सुन हाँ में गर्दन हिला दी। सभी लोग महल से बाहर आ गए। रानी रजिया आसपास देख इमोशनल हो गई थी, क्योंकि 12 साल पहले इसी जगह उनका स्वागत होता था। उनकी बहन संग इसी आंगन में वो कई बातें करती थी। मान कहाँ गया? मोक्ष ने आसपास नजरें घुमाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सभी लोग आसपास देखने लगे। रक्षा पिछले कुछ घंटों से रुद्राक्ष के लिए बेहद परेशान थी। रुद्राक्ष को देखकर वो इमोशनल हो गई थी। उसका दिल तब से महादेव से रुद्राक्ष की सलामती मांग रहा था। रक्षा जी शांत हो जाइए, सब ठीक है। आप इतनी घबराती क्यों हैं? देखिए हम बिल्कुल ठीक हैं और आपके सामने हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा के बालों को सहलाते हुए कहा। रक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही रुद्राक्ष के सीने से लग रही। अपने दिल की तसल्ली होने के बाद ही रक्षा अपने रुद्राक्ष को छोड़ा था। रुद्राक्ष ने भी तब तक रक्षा को अपनी बाहों में थामे रखा जब तक रक्षा ने खुद उसे नहीं छोड़ दिया। रक्षा जब शब्दों से अलग होते हुए तो रुद्राक्ष ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। अब शांत भी हो जाइए हमारी छोटी रानी सा, आप तो हमसे भी ज़्यादा हिम्मत वाली हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा के माथे पर किस करते हुए कहा। हाँ हूँ मैं हिम्मत वाली, लेकिन जब बात आप पर आती है तो आप मेरी हिम्मत भी है और कमज़ोरी भी। इस दुनिया में सिर्फ आप ही के लिए डर लगता है मुझे। रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। व्रत रखा है आप, झूठ नहीं बोल सकती। हम नहीं जानते कि आप सभी की कितनी चिंता करती हैं। यह सब कहने की बात है कि आप सिर्फ हमारे लिए डरती हैं, बल्कि हम ने तो आप किसी अनजान की भी फिक्र करते हुए देखा है। रुद्राक्ष ने रक्षा की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहा। ठीक है, लेकिन आपकी फिक्र ज़्यादा है। आप मेरी ज़िंदगी के वो 1% है जो मेरे 99% ज़िंदगी को 100% करके पूरा करता है। आपके बिना मैं कभी पूरी नहीं हो सकती रुद्राक्ष जी। रक्षा के नम आँखों से कहा। वैसे तो ये लाइंस हमारी चुराई है आपने, पर कोई बात नहीं, आप भी हमारी ही हैं। अच्छा आपने कुछ खाया रानी साहिबा?
रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए पूछा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रक्षा ने अपनी नज़रें झुका ली। उसकी झुकी नज़र देखकर रुद्राक्ष समझ गया था कि रक्षा ने सुबह से उसकी चिंता में कुछ भी नहीं खाया था। आप हमसे प्यार नहीं करती ना रक्षा जी? रुद्राक्ष रोंदो सा मुंह बनाते हुए रक्षा से पूछा। ये आप क्या कह रहे हो रुद्राक्ष जी? मैं अपनी सासों से भी ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। रक्षा ने रुद्राक्ष का एक हाथ पकड़ के अपने सीने से लगाते हुए कहा। हमें नहीं लगता, क्योंकि अगर आप हमसे प्यार करती तो अपना ख्याल रखती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप जानती हैं ना, हमारी जान आप में बसती है। अगर आपको ज़रा सी तकलीफ़ हो तो हमें दुख होगा, लेकिन आपको तो कोई परवाह ही नहीं है। रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ देखते हुए कहा। आप नाराज मत होइए ना रुद्राक्ष जी, चलिए साथ में फलहार कर लेते हैं। रक्षा की रुद्राक्ष काश की तरफ देखते हुए प्यार से कहा। रुद्राक्ष ने एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया और वो रक्षा को लेकर महल के अंदर आ गया। रुद्राक्ष ने एक नौकरानी को फल उनके कमरे में भिजवाने को कहा और रक्षा के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष कोमल के साथ उनके कमरे में था। मोक्ष ने कोमल की आंखों में अपनी चिंता देख ली थी, इसलिए वह भी उसके पीछे उसके कमरे में चला गया। इस वक्त वो कोमल को अपनी गोद में बिठाए हुए काउच पर बैठा था। मोक्ष क्यों लगातार उसे देखने से कोमल बेचैन हो गई थी और चुपचाप नजरें झुकाए मोक्ष की गोद में बैठी रही। अब कब तक इस तरह चुप बैठने का इरादा है तुम्हारा गिलहरी? मोक्ष ने कोमल से पूछा। जी वो कोमल ने थोड़ा घबराते हुए कहा। इस तरह से घबराओगी तो कैसे चलेगा गिलहरी? तुम्हारे ये लाल गाल देखकर तो मेरा मन तुम्हें खा जाने का। मोक्ष ने कोमल की तरफ बढ़ते हुए इतना ही कहा था कि कोमल ने उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए। मोक्ष जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वो भी आज के दिन? आज सभी ने व्रत रखा है, आज का दिन आराधना का है और आप हो कि ऐसी बातें कर रहे हो? कोमल ने बिना मोक्ष की तरफ देखे ही झिझकते हुए कहा। मोक्ष ने कोमल का हाथ अपने होठों से हटाकर उसकी तरफ देखा। कैसी बातें कर रहा हूँ गिलहरी? मोक्ष ने जानबूझकर कोमल को सताने के लिए कहा। आप छोड़ो मुझे, कोमल ने शर्माते हुए कहा और मोक्ष की गोद से उठने की कोशिश करने लगी। वो भी थोड़ा सा उठी ही थी कि मोक्ष ने उसकी कमर से पकड़ के उसे दोबारा से अपनी गोद में बिठा लिया। चुपचाप बैठो गिलहरी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम हो मुझसे हमेशा दूर भागती हो। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए फिक्र देखी थी, बस इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। मैं जानता हूँ तुम पहले से ही यहाँ काफ़ी परेशान हो, काफ़ी बातें तुम्हें परेशान कर रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। अपनी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। मोक्ष ने कोमल की तरफ देखते हुए थोड़ी इमोशनल के साथ कहा। मोक्ष की बातों ने कोमल के दिल पर भी असर कर दिया था। उसे मोक्ष का हर एक शब्द अपने दिल पर लगता हुआ महसूस हो रहा था। कोमल अब खुद और नहीं रोकना चाहती थी, इसलिए वह बस चुपचाप आगे झुककर मोक्ष के सीने से लग गई। मोक्ष ने भी बिना कुछ कहे बस उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ही आंखें बंद करके एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ चौहान महल में भी तहलका मच गया था। इस वक्त मान को सैनिकों ने बंदी बनाया हुआ था। मान भी चुपचाप सोनम के पिता के सामने खड़ा था। मुझे पता ही था कि वो रानी साजी झूठ बोल रही थी। तुम्हें यहाँ पर जासूसी करने के लिए छोड़ा था कि मौका देखते ही हमारे परिवार को नुकसान पहुँचा सके। तुम लोग कभी भी हमारी खुशियों को बर्बाद करने से कोई कसर नहीं छोड़ते ना? सोनम के पिता ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। यह बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि ग्रहण तो आप हमेशा से ही सिंह खानदान की खुशियों पर लगाते हुए आए हैं। ऐसा कौन सा मौका है जब आप लोगों ने हमारे खानदान पर हमला नहीं किया? मान ने गुस्से से राजा की तरफ देखते हुए कहा। शुरुआत तुम लोगों ने की थी, विश्वास
घात किया था हमारे साथ, और ठाकुर कभी भी अपना बदला नहीं भूलते। आज भी हमने तुम्हें यहाँ से जाने का मौका दिया, लेकिन फिर तुमने एक बार विश्वासघात किया, हमारे महल में जासूसी करके। राजा ने गुस्से से कहा। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन वह मान पर शास्त्र उठाकर अपना नियम भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मान को कैद में रखने का फैसला सुना दिया। मेरी बेटी की शादी तक इसे यहीं कैद करके रखो। हम कल ही अपनी बेटी की शादी कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं सिंह खानदान वाले जरूर ही उसकी शादी में अड़चन बनाएंगे। कल हमारी बेटी की शादी के बाद इसे सज़ा मिलेगी। ले जाओ इसे, राजा ने गुस्से से कहा और वहाँ से चले गए। सैनिक भी मान को लेकर महल की कालकोठरी की तरफ ले गए, जहाँ पर अपराधियों को सज़ा दी जाती थी। लेकिन मान के चेहरे पर एक हंसी थी, जैसे उसने कोई लड़ाई जीत ली हो। मान के दिमाग में कोई तो ऐसा प्लान चल रहा था जिससे वह सोनम को हासिल कर सके, वरना वह सैनिक के हाथ कभी नहीं लगता, क्योंकि वह तो पहले भी 2 बार महल से बिना किसी की नज़रों में आए आ चुका था। पिछली बार की तरह इस बार भी बिना किसी के नज़रों में आए चुपचाप यहाँ से जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह जानबूझकर सैनिकों की नज़रों में आ गया ताकि वह लोग उसे पकड़ लें और यही कैद कर लें। सैनिक ने मान को वही कैद कर लिया। मान को भी इस बात का कोई दुख नहीं था, क्योंकि यह उसका खुद का प्लान था। वह जानता था कि अगर वह अभी यहाँ सबके सामने आएगा तो सोनम के पिता जरूर ही अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कराने की बात करेंगे, और वह यहाँ बंदी बना रहेगा तो शादी के वक्त वह भी यही इसी महल में रहेगा, और उसके पास शादी रोकने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। वहीं दूसरी तरफ सिंह महल में एक आदमी भागता हुआ महल के अंदर आ रहा था। छोटे मालिक, छोटे राजा सा मालिक, एक आदमी रुद्राक्ष को पुकारता हुआ महल के अंदर आ गया। किसी ने उसे रोका भी नहीं था, क्योंकि वो रुद्राक्ष का ही आदमी था, लेकिन सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। जिस तरह से वह परेशान होकर भागता हुआ आया था, इस वक्त रुद्राक्ष अपने कमरे में रक्षा के साथ बैठा हुआ था और उसे चौहान महल में हो रही सारी घटना बता रहा था। रक्षा भी यह बात सुनकर हैरान थी कि आखिर मान बीच रास्ते गायब हो गया। तभी उन दोनों को नीचे से किसी को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये तो जगमोहन की आवाज़ है, रुद्राक्ष ने थोड़ी परेशान आवाज़ में कहा और जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भाग गया। रक्षा भी रुद्राक्ष को परेशान देख और परेशान हो गई और उसके पीछे पीछे वह भी रूम से बाहर आ गई। वह आदमी के चिल्लाने की आवाज़ से लगभग महल के सभी शख्स अपने कमरों से निकलकर नीचे हॉल की तरफ आ रहे थे। जगमोहन, तुम यहाँ, सब ठीक तो है? राज में घबरा कर पूछा। रुद्राक्ष ने थोड़ी परेशान आवाज़ से घबरा के साथ पूछा। उसकी घबराहट की वजह यह थी कि उसने जगमोहन को चौहान महल में जासूसी करने के लिए रखा हुआ था। जगमोहन हमेशा ही चौहान महल से होने वाली किसी भी साजिश का पता जल्दी से रुद्राक्ष तक पहुंचा देता था, जिससे वह सिंह खानदान में कभी किसी की जान नहीं गई, क्योंकि वह पहले से ही खतरे का हल कर लेते थे। रुद्राक्ष के दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि कहीं मान को चौहान खानदान ने तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा दिया। छोटे मालिक, वो मान सिंह, उस आदमी ने भी इतना ही कहा था कि रुद्राक्ष ने एकदम से घबराते हुए उसे आदमी के कंधे को पकड़ लिया। क्या हुआ मान को? वह ठीक तो है ना? कहीं चौहान खानदान के लोगों ने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? रुद्राक्ष बेहद परेशान आवाज़ में जगमोहन से पूछ रहा था। जी छोटे मालिक, वो अभी तक ठीक हैं, उन्हें बस कालकोठरी में रखा गया है। मान सिंह को चौहान महल के सैनिकों ने पकड़ लिया था। राजा शाह ने कहा था कि कल उनकी बेटी की शादी के बाद ही वह मान सिंह को कोई दंड देंगे। जगमोहन ने घबराई हुई आवाज़ में रुद्राक्ष को जवाब दिया। यह सुनकर कि मान
ठीक था। रुद्राक्ष को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन वह भी सच में सोच में पड़ चुका था कि आखिर मान जैसे जाबाज और छातीर सैनिक को आखिर चौहान खानदान के लोगों ने कैसे पकड़ लिया, क्योंकि रुद्राक्ष पहले से जानता था कि मान कई बार ऐसे सिचुएशन में दुश्मनों के बीच जाकर सुरक्षित वापस लौटने में कामयाब हो गया था। तो फिर आज कैसे उन लोगों के बीच आ गया? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है रुद्राक्ष, क्योंकि मान सिंह इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आता। मोक्ष ने भी थोड़ी अजीब महसूस करते हुए रुद्राक्ष के पास खड़े होकर कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, मान सिंह को पकड़ना तो किसी के बस में है ही नहीं। इसलिए तो कई राज्य में उसे पिशाच भी कहते हैं, क्योंकि वह कभी किसी को अपने होने का एहसास भी नहीं होने देता। मान सिंह जैसा रक्षक होने की वजह से तो हमारा महल और परिवार हमेशा ही सुरक्षित रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ रुकना मान सिंह की खुद की मर्जी थी? रुद्राक्ष ने मोक्ष की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ, आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं रुद्राक्ष जी, मान सिंह अपनी ही मर्जी से वहाँ रुके हैं। रक्षा ने कुछ सोचते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। हाँ विंदनी सा, आप साफ कहें, क्या कहना चाहती हैं? मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिर मान सिंह वहाँ अपनी मर्जी से क्यों रुकेंगे। रानी रजिया ने भी सवालिया निगाहों से सोचा। मासा, जैसे कि रुद्राक्ष जी ने कहा और मैंने खुद देखा है, मान सिंह काफ़ी ज़्यादा समझदार इंसान है। ज़रूर उनके दिमाग में कोई योजना चल रही होगी। मुझे तो ऐसा लगता है वह जानबूझकर वहाँ उन लोगों के सामने गए हैं। वह पहले से ही जानती थी कि उनकी मौजूदगी से सोनम के पिताजी को अपनी बेटी की शादी की चिंता होगी, इसलिए वह जल्द से जल्द सोनम की शादी करने के सोचेंगे। और ऐसा हुआ भी। सोनम की शादी कल ही है। मान सिंह भी, जितना मुझे लगता है, उसी महल में कैद हैं। शायद उन्होंने कोई ना कोई प्लान बनाया है। रक्षा ने रुद्राक्ष और मोक्ष की तरफ देखते हुए कहा, क्या बनाया है विंदनी सा? रानी रजिया ने थोड़ी कन्फ्यूजन के साथ रक्षा से पूछा। प्लान यही, यानी कि कोई योजना, और हमें भी उनकी मदद करना चाहिए। जितना मैं जानती हूँ, मान सिंह जरूर कल मंडप में खुद बैठेंगे, इसलिए हमें इसके बाद होने वाली जंग के लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। हमें उनकी मदद के लिए वहाँ मौजूद होना ही चाहिए। रक्षा ने बारी बारी से सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको सच लगता है भाभी सा कि मान सिंह ऐसा ही करेंगे? मोक्ष ने रक्षा की तरफ देखते हुए पूछा। हमें विश्वास है मोक्ष, रक्षा जी सही कह रही हैं, और यह जो सब हो रहा है उसे तो यही बात सही लग रही है कि मान सिंह ने ऐसे ही योजना बनाई है। और रक्षा जी सही कह रही हैं कि हमें कल उनकी मदद के लिए वहाँ जाना होगा। रुद्राक्ष ने मोक्ष को तरफ देखते हुए कहा। मोक्ष ने फिर रानी रजिया की तरफ देखते हुए कहा, मासा, मैं जानता हूँ आप हमसे उम्र में बड़ी हैं और शायद ऐसी बातों में आपको सब गलत लगा रहा होगा, लेकिन मासा, रक्षा ने इतना ही कहा था कि रानी रजिया ने अपना हाथ दिखाकर रक्षा को चुप हो जाने का इशारा किया। वहाँ मौजूद सभी को लग रहा था कि रानी रजिया इस सब के खिलाफ है। रक्षा ने मासूम से देखा था और हकीकत में भी उसे उम्र से बड़े लोग हमेशा ही इन सभी बातों के खिलाफ ही खड़े होते थे, क्योंकि उन्हें यह सब बेतुकी बातें लगती थी। खासकर गांव में तो ये बात अपराध के बराबर ही होता था। माशा वो मान सिंह, रक्षा ने फिर से हिम्मत करके इतना ही कहा था कि रानी शाह ने उनकी बात फिर से काट दी। सोनम से प्रेम करते हैं, यह बात तो हम भी समझ सकते हैं कि उन्हें कल आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रानी रजिया ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। उनकी बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी हैरान थे। अरे, ऐसे क्या देख रहे हैं? हमें भी इस दौर से गुजर चुके हैं। फिर रुद्राक्ष के पिताजी भी हमें ऐसे ही ब्याह कर लाए थे। हम भी
तुम लोगों की उम्र से गुजर चुके हैं। प्रेम हमने भी किया है, रानी रजिया लेकिन मुस्कुराहट के साथ कहा। उनकी बात सुनकर तो वहाँ मौजूद सभी को और हैरानी हो रही थी। सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तो फिर तैयारियां करिए, कल इस घर की बहू आ रही है, रानी रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन पूरा चौहान महल की दुल्हन की तरह सजा हुआ था। आज आखिर उस महल की राजकुमारी की शादी जो था, पूरा राजमहल चहक रहा था। लेकिन वही सोनम के कमरे में तो सन्नाटा छाया हुआ था। सोनम को इस बारे में नहीं पता था कि मां जानबूझकर उन सैनिकों के हाथ लगा था। इस वक्त वो दुल्हन के रूप में सजी आईने के आगे बैठी थी। सोनम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने दुल्हन का लाल जोड़ा पहना हुआ था। आज वो सर से लेकर पैर तक गहनों से सजी हुई थी। उसका रूप आज आसमान से उतरी किसी परी की तरह निखरा हुआ था। सोनम की उस खूबसूरत आंखों में मोतियों जैसे आंसू थे। मैंने तुमसे कहा था मान, तुम चले जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं तुम्हें। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो मान सिंह? मैं चुपचाप शादी करके चली जाती। कम से कम मेरे दिल को ये तसल्ली होती कि कहीं ना कहीं तुम जिंदा हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया मान सिंह, तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? सोनम ने अपनी छलकती हुई आंखों के साथ कहा। सोनम के दिल इस वक्त बेहद दर्द से गुजर रहा था। इस तरह आज किसी और से उसकी शादी होने वाली थी और दूसरी तरफ उसे यह दुख, यह डर था कि कहीं उसके पिता मान को जान से ना मार दें। अगली बार उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। सोनम ने अपनी आंखों में आंसू पोंछ लिए। मैं इस वक्त अपने दिल पर काफ़ी बोझ लिए हुए थे। किस्मत ने पहले ही उसके माता पिता से उनका बेटा छीन लिया था, इसलिए सोनम अब अपनी तरफ से किसी भी तरह अपने माता पिता को दुख नहीं देना चाहती थी। वह बस अपने दिल में दर्द छुपाए अपने माता पिता को खुशी के खातिर इस शादी के लिए तैयार हुई थी। सोनम बेटा, तैयार हैं आप? मुहूर्त हो गया है, पंडित जी बुला रहे हैं। सोनम की माँ ने सोनम को पीछे खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जी मासा, सोनम ने हाथ सर हिलाते हुए कहा। सोनम आईने के सामने से खड़ी होकर अपनी माँ की तरफ मुड़ गई। सोनम की माँ उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो गई थी। मेरी बेटी आज बहुत खूबसूरत लग रही है। ईश्वर करे हमारा विवाहित जीवन प्यार और खुशियों से भरा हो। सोनम की माँ ने सोनम को आशीर्वाद देते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ सोनम अपनी माँ के शब्दों को सुनकर बेहद दुखी हो गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका विवाह जीवन सिर्फ दुख से भरा हो सकता है, क्योंकि मान के बिना उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं हो सकती और प्यार तो उसे कभी भी मान के अलावा किसी और से हो नहीं सकता। सोनम अपनी माँ के गले से लगकर रोने लगी थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल लिया। क्या हुआ बेटा? सोनम की माँ ने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ, बस ये सोचकर रोना आ गया कि आज मैं आपसे दूर हो जाऊंगी। सोनम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बेटियां तो हमेशा से ही पराए घर की अमानत होती हैं बेटा। हर लड़की को अपना मायका छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है, जैसे मैं भी अपना घर छोड़कर आई थी। सोनम की माँ ने सोनम से कहा। सोनम ने अपनी माँ की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला दी। चलो नीचे, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं दीवानी सोनम से कहा और उसके कंधों से उसे पकड़कर नीचे मंडप की तरफ ले आई। सोनम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। इस वक्त काफ़ी सारे मेहमान आए थे। मंडप में दूल्हा सोनम का बेकरारी से अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। इस वक्त दूल्हा सेहरे में था। सोनम की माँ ने जल्दी से सोनम को दूल्हे के बगल में बिठा दिया। अगले ही पल शादी की रस्में शुरू हो गई। मधु भर के हाथ में अपना हाथ रखकर अग्नि के फूल और मीठा छोड़ दें, पंडित जी ने सोनम से कहा। सोनम का तो दिल नहीं मान रहा था।
वही तो खुद को मनाकर ख्यालों से बाहर नहीं निकल पाई। सोनम को अभी भी मान के साथ बिताए पल याद आ रहे थे कि कैसे वो दोनों अक्सर ही लड़ा करते थे। उनकी हर नोक जोक, हर किस सोनम को और रुला रहा था। जब सोनम ने अपना हाथ दूल्हे के हाथ में नहीं रखा तो उसकी माँ ने पीछे से उसका हाथ जबरदस्ती खुद उठाकर दूल्हे के साथ में दे दिया। सोनम कहाँ जैसे ही दूल्हे के यहाँ से टच हुआ उसे मान का एहसास होने लगा। सोनम अच्छे से मान को हर छुअन को पहचानती थी। सोनम ने गर्दन घुमाकर हैरानी से दूल्हे की तरफ देखा। मान ने सोनम का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। सोनम मान का हाथ अच्छे से पहचानती थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे विश्वास हो गया था कि सेहरे के पीछे मान ही था। इसके बाद उसने अपने पूरे दिल और खुशी से शादी की सारी रस्में निभा ली। उन दोनों ने बड़ी धूमधाम से अपने पूरे फेरे किए और फिर मान ने सोनम को मंगलसूत्र पहनाकर सिंदूर से उसकी मांग भर दी। मांग भरते ही पूरा महल गोली की आवाज़ से गूंज उठा। सभी लोग घबराकर उस डायरेक्शन में देखने लगे जहां से गोली चलने की आवाज़ आई थी। सामने और कोई नहीं बल्कि सोनम का असली दूल्हा मलाइकेतु खड़ा था। मलाइकेतु को वहां देखकर बाकी सभी लोग एकदम से हैरान होकर दूल्हे की तरफ देखने लगे। आखिर अगर असली दूल्हा वहां था तो फिर सेहरे के पीछे कौन था? कौन हो तुम? अपना परिचय दो वरना गोली से उड़ा दूंगा। मलाइकेतु ने मान को धमकी देते हुए कहा। कौन हो तुम जो मेरे महल में घुसकर मेरी बेटी से शादी करने की हिम्मत की? राजा शाह ने गुस्से से अपनी तलवार निकालते हुए कहा। अगले ही पल मान मंडप से उतरकर राजा शाह के सामने आकर खड़ा हो गया। दो सैनिकों ने आगे आकर तलवार मान के गले में रख दी। मान के सेहरे उतारते ही पूरा महल लोगों की बातों से गूंज उठा। वही राजा साहब को बहुत गुस्सा आ गया और वो मान की तरफ वार करने बढ़े। इससे पहले मान कुछ करता उसकी गर्दन पर तलवार रख तो सैनिक अचानक से उसके सामने आ गए और उन्होंने राजा साहब को वार से रोक दिया। वह दो सैनिक और कोई नहीं बल्कि रूप बदल कर आए रुद्राक्ष और मोक्ष थे। मान भी ये समझ गया और उसने पास ही खड़े एक आदमी से उसकी तलवार छीन ली और तीनों एक साथ लड़ने की पोजीशन में आ गए। मुझे पता था आप लोग जरूर आओगे, मान ने एक स्माइल के साथ कहा। आना ही पड़ा दोस्ती के खातिर। चलो अब जल्दी से यहाँ से खेल खत्म करें और घर चले। कल रात से यहाँ है भाई, कुछ खाया भी नहीं है। मोक्ष ने अपनी तलवार घुमाते हुए मुंह बनाकर कहा। यहाँ दूल्हा भूखा है, तुम भारतीय होकर ये बात कर रहे हो? मान सिंह ने अपनी तरफ आ रहे एक आदमी की तलवार से तलवार उड़ाते हुए कहा। अरे दूल्हे राजा, आपके ससुराल वालों ने आपका स्वागत नहीं किया क्या? रुद्राक्ष ने भी एक आदमी से लड़ते हुए मान से मजाकिया अंदाज में पूछा। अरे किया था ना छोटे मालिक, काल कोठरी में यहाँ चूहों ने सत्कार किया था। मान ने एक दूसरे आदमी पर मुक्के से वार करते हुए कहा। वह तीनों जमकर लड़ाई कर रहे थे। महल के सारे सैनिक उन तीनों के सामने हार चुके थे। तभी सोनम के साथ उसकी शादी होनी थी, यानी कि मलाइकेतु मान से लड़ने सामने आ गया। मान उससे लड़ाई कर ही रहा था, तभी सोनम के पिताजी ने मान पर पीछे से वार किया जिससे वह जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि वह अपनी तलवार उठाकर मान को चोट पहुंचाते, सोनम बीच में आ गई। यह आप क्या कर रहे हैं पिताजी? अब यह मेरे पति हैं, आप कैसे अपनी ही बेटी की सुहाग छीन सकते हैं? सोनम ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं इस शादी को नहीं मानता। इसने धोखे से तुमसे शादी की है बेटा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी मलाइकेतु से ही होगी। हट जाओ सामने से। सोनम के पिताजी ने सोनम को समझाते हुए कहा। नहीं पिताजी, मेरी शादी हो चुकी है और मान सिंह ही मेरे पति हैं। आप कृपा करके शांत हो जाइए और मेरे सुहाग को छोड़ दीजिए।
सोनम ने रोते हुए अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तो क्या इसलिए तुम तब से सिंह महल में थी? तुमने आज अपने पिता के दुश्मन से शादी करके उसे बचाकर मेरा सर झुकाया है सोनम। बेटी के नाम पर तुम कलंक हो सोनम। अपने पिता के दुश्मनों की तरफदारी कर रही हो। सोनम के पिताजी ने गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहा, बस ससुर जी, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं और मेरी पत्नी के पिता भी। जिस नाते आप मेरे पिता हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर मेरी पत्नी के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मान सिंह ने जमीन से उठकर सोनम के साथ आकर खड़े होते हुए कहा, आज तुम लोगों ने मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया जैसे मेरे बेटे को छीना था। तुम लोगों ने इस महल की खुशियों को आग लगाई है, इसलिए जल्दी तुम्हारे महल की खुशियां भी लूट जाएगी। सोनम के पिताजी ने गुस्से से बोला, मौसा जी, आपका गुस्सा जायज़ है क्योंकि आपको लगता है कि मैं आपके बेटे का कातिल हूँ, इसलिए तो आप पिताजी से इतनी सालों की दोस्ती भूलकर दुश्मनी पर उतर आए। आपके साथ जो हमारे भी रिश्ते हैं, आप मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त हैं और मेरी मौसी के पति मेरे मौसा जी भी हैं। इस नाते मुझे एक मौका दीजिए अपनी बेगुनाही साबित करने का। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने जय की हत्या नहीं की थी। बस एक बार मुझे मौका दीजिए कि मैं जय की असली कातिल ढूंढ सकूं, ताकि उसकी आत्मा को भी शांति मिल सके। रुद्राक्ष ने हाथ जोड़कर सोनम के पिताजी के सामने आते हुए कहा, बंद करो अपना यह नाटक। मुझे पता है कि मेरे बेटे की खूनी तुम ही हो। तुमने ही खेल के बहाने उसके दिल पर चीर लगाया था। हम सभी लोगों ने देखा था अपनी आंखों से। राजा सा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नहीं मौसा जी, उस दिन जय को मेरी तीर नहीं लगी थी। यह बात साबित कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, एक हफ्ते में जय का कातिल और वह तीर दोनों ही आपके सामने ले आऊँगा। आप तो जानते ही हैं ना, ठाकुर कभी भी अपना दिया वादा अधूरा नहीं छोड़ते, और यह बात मुझे आप ही ने तो सिखाई थी ना मौसा जी। और अगर मैं अपनी बेगुनाही ही साबित नहीं कर पाया तो खुद एक हफ्ते बाद आप जो सज़ा मुझे देंगे मैं स्वीकार कर लूँगा। रुद्राक्ष ने हाथ जोड़ते हुए राजा जी से कहा। रुद्राक्ष की बात का असर उन पर हुआ तो क्योंकि रुद्राक्ष भी बचपन में उन्हीं की गोद में खेला था, इसलिए वह अपने इस रिश्ते के नाते रुद्राक्ष को एक मौका तो देना चाहते थे। ठीक है रुद्राक्ष, मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूँ, लेकिन अगर तुम यह साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरी दी हुई सजा माननी पड़ेगी। राजा शाह ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, जी, और अब आपकी बेटी मेरे घर की अमानत है। विश्वास रखिए, मान से बेहतर लड़का सोनम के लिए कोई हो ही नहीं सकता। और यह तो आपका दिल भी जानता है क्योंकि आपने मान को अपनी आंखों से बड़ा होते हुए देखा है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मौसा जी। किस्मत ने एक बार फिर से हम दो परिवारों को एक रिश्ते के जरिए बांध दिया है। इस रिश्ते को एक मौका दे दीजिए। अपनी बेटी को अपना आशीर्वाद दे दीजिए मौसा जी। सोनम तो आपकी खुशी के लिए चुपचाप अपने प्यार की बलि देकर आपके कई लड़के से शादी करने को तैयार थी, और फिर वह कलंक कैसे हो सकती है? वह सिर्फ आपके लिए हमारे महल के अपने भाई की मौत का पता लगाने आई थी, बदला लेने आई थी, तो फिर वह कैसे एक बुरी बेटी हो सकती है? रुद्राक्ष ने राजा जी को समझाते हुए कहा। सोनम भी रुद्राक्ष की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। सोनम अपने माँ बाप को बहुत प्यारी थी, जिसके आंसू वो लोग देख नहीं पा रहे थे। सोनम के पिताजी ने आगे बढ़कर सोनम के सर पर हाथ रखा। सोनम अपने पिता के सीने से लग गई। शांत हो जाओ बेटा, आप मेरी आंखों का तारा हैं। बेटा ऐसे रोइए मत, आपके सिवा अब आपके माता पिता का है ही कौन? अगर आपकी खुशी मान सिंह के साथ है तो हम यही चाहेंगे, आप अपनी खुशी चुनें। सोनम के पिता ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। सोनम,
अपने ही बातों में थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। सोनम के पिताजी ने मान की तरफ देखा, जिसके बाद मान भी आगे आकर उनके पास खड़ा हो गया। मान सिंह, अपनी बेटी तुम्हें दे रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। अगर हमें भनक भी लगी कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए, तो मैं उसी क्षण अपनी बेटी वापस ले आऊँगा। इतना विश्वास तो है तुम पर कि तुम हमारी दुश्मनी कभी भी मेरी बेटी के साथ नहीं निकालोगे। राजा शाह ने सोनम का हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मान ने हाथ आगे बढ़ाकर सोनम का हाथ अपने हाथ में ले लिया और फिर सोनम के पिता की तरफ देखते हुए कहा, विश्वास रखिए राजा साहब, आपकी बेटी पर दुख परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा और जल्द ही मैं और छोटे मालिक आपके बेटी के असली कातिल को आपके सामने रख देंगे। हमारी बेटी को हमने हमेशा फूल की तरह रखा है। मान, इसका ख्याल रखना है। ये एक माँ की विनती है तुमसे। मेरा बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है। इसका जरा सा भी दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रानी रूपमती यानी कि सोनम की माँ ने मान के आगे विनती करते हुए कहा, रानी सा, आपकी बेटी को हम हमेशा खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यह हमारा मान सिंह का वचन है। हम इनसे प्यार करते हैं रानी सा, इसलिए यहाँ तक आए हैं। हम आपकी बेटी का हमेशा ख्याल रखेंगे, बिल्कुल फूल की तरह। मान सिंह ने सोनम की माँ से कहा। सोनम की माँ ने आंसुओं के साथ हाँ में सर हिला दिया और सोनम के पास आ गई। सोनम अपनी माँ के गले लग गई। अपने घर हमेशा खुश रहना बेटा। रानी रूपमती ने सोनम के बाल को सहलाते हुए कहा। कुछ देर बाद सोनम के घर वालों ने उसकी विदाई कर दी। सोनम अपने माँ बाप किसी ने से लेकर काफ़ी रोई थी और अभिजीत में बैठकर भी सिसक रही थी। मान सोनम की हालत समझ पा रहा था। वो जीप ड्राइव करते हुए बीच बीच में सोनम की तरफ भी देख रहा था। अगर आपको ज़्यादा दुख हो रहा तो वापस छोड़ आऊँ, मान ने सोनम का ध्यान खींचने के लिए कहा। मान की बात सुनकर सोनम हल्का गुस्सा हो गई और उसने मान को घूर कर देखा। मान को सोनम गुस्से में भी आज बेहद खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि आज सोनम उसकी दुल्हन के रूप में सजी थी। तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गई थी। मेरी शादी किसी और से हर लड़की रोती ही है। आज के बाद जब भी मैं उसे घर में जाऊंगी तो मुझे मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाएगा, समझे? बस मैं सोनम इतना बोलकर ज़्यादा रोने लगी। सोनम की बात सुनकर मान के दिल को उसका दुख महसूस हो गया। मान ने जीप साइड में लगाकर रोक दी। वह सोनम की तरफ मुड़ गया और उसने सोनम का हाथ अपने हाथों में ले लिया। हम समझ सकते हैं वह आपका पूरा बचपन बीता है, इसलिए आपको उस घर की याद तो आएगी, लेकिन यकीन मानिए जहाँ आप जा रही हैं वहाँ भी सब लोग आपको अपने हैं। उस नए घर में आपको सब लोग इतना प्यार देंगे कि आप खुद ही अपने मायके जाकर इस घर को याद किया करेंगे। आपके नए घर की मालकिनी आप ही होंगी। अगर आप चाहेंगे तो हमें वहाँ से निकल भी सकती हैं। आपकी मर्जी के बिना हम उस घर में पैर तक नहीं रख सकते और सही में रानी साहब हमसे ज़्यादा आपसे प्यार करेंगी, मान ने सोनम को समझाते हुए कहा। मान की बात सुनकर सोनम ने थोड़ा बेटर फील हो रहा था, क्योंकि वह पहले से ही उस घर में रह चुकी थी और वहाँ के लोगों ने सोनम पहले ही गोल मिली हुई थी, इसलिए शायद उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। सोनम जी, सच कहें तो हमें अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। यकीन मानिए, जितना आप घबरा रही थी, ठीक है आपकी शादी किसी और से हो जाएगी, उससे कहीं ज़्यादा हम घबराए थे कि कहीं आपको हमसे कोई छीन ना ले। आपकी ज़िंदगी में आपके पास ऐसे कई लोग जिनके साथ आप बहुत अच्छा महसूस करती हैं, जिनके साथ आप अपने दिल की हर बात बांट सकती हैं। आपकी माँ, आपकी दोस्त,
छोटी रानी सा लेकर हमारे पास आपके सिवा और कोई नहीं है जिससे हम अपने दिल की हर एक बात बता सकते हैं। छोटे मालिक हमारे दोस्त तो हैं, लेकिन उनके साथ भी हम एक सीमा तक ही रहना पड़ता है। लेकिन आपके साथ हम बिल्कुल आज़ाद महसूस करते हैं। मेरी ज़िंदगी हैं आप सोनम जी। जिस तरह जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, उसी तरह हमारे जीवन के लिए अब आपका होना बहुत ज़रूरी है। आपके बिना हम एकदम पागल हो जाते हैं। मान ने आज पहली बार इतना खुलकर अपने दिल की बात कही थी। मान की बात सुनकर सोनम के दिल को एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। उसने सोचा नहीं था कि मान सिंह भी इतनी गहराई से रिश्तों को समझता होगा। सोनम तो उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि मान सिंह उसे अपनी ज़िंदगी में इतनी अहमियत देता है। उसने हमेशा से सोचा था कि मान सिंह उससे प्यार करता है, लेकिन इस हद तक प्यार करता है उसे इतना ज़रूरी समझता था यह वह नहीं जानती थी। मान की आंखों से उसे छलकते प्यार ने आज सोनम की सांसें ही अटकाने पर मजबूर कर दी थी। वह एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। तभी उन्हें गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मान ने मुड़कर देखा तो उसकी जीप के साथ ही रुद्राक्ष और मोक्ष की जीप आकर रुकी थी। भाई, महल पहुंचने तक का सब्र भी नहीं हो रहा तुमसे, जो यहीं पर सड़क में खुलेआम शुरू हो गया है। महल चल, बाकी रस्में कर, उसके बाद सुहाग रात मनानी है तुम्हें जिंदगी भर, मोक्ष ने मान को छेड़ते हुए कहा। मोक्ष की बात सुनकर सोनम एकदम से शर्मा गई थी। वही रुद्राक्ष भी मोक्ष की बात सुनकर खांसने लगा था। अरे वह तो सोनम जी काफ़ी दुखी हो गई थी, इसलिए हम उन्हें बस समझा रहे थे कि आप अपने एक घर से निकलकर अपने दूसरे घर जा रही हैं। मान ने भी थोड़ी लाल होते हुए जवाब दिया। आय हाय, देखा तूने रुद्राक्ष, हमारा दूल्हा शर्मा रहा है। आज तक किसी ने ऐसे मुस्कुराते हुए तक नहीं देखा। अगर कोई इसे ऐसे शर्माते हुए देख ले तो हार्ट अटैक से यूं ही मर जाए, उसे तो भरोसा ही नहीं होगा। मोक्ष ने मान को छेड़ते हुए कहा। बस कर तू, उसे परेशान मत कर। मान सिंह जल्द ही आ जाना। परिवार वाले भी हमारे लिए काफ़ी परेशान हो रहे होंगे। और सोनम जी के गृह प्रवेश की रस्म की बात बाकी कुछ और उसमें भी है, और फिर रात के जगराते की तैयारी भी तो करनी है ना। रुद्राक्ष ने पहले मोक्ष को चुप कराया और मान सिंह से कहा। अरे मैं तो भूल ही गया, तो शिवरात्रि है, तू अपनी सुहाग रात भूल जा भाई, और आ जा चुपचाप, मोक्ष ने मान को चिढ़ाते हुए कहा। रुद्राक्ष ने अपने सर पर हाथ रखा और जीप आगे बढ़ा दी। मान ने सोनम की तरफ देखा जो अभी तक शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। मान ने सोनम के माथे पर किस किया और वो भी रुद्राक्ष की जीप के पीछे पीछे चल पड़ा। सोनम के चेहरे पर अब एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसे भी इस बात का बहुत खुशी थी कि आज वह हमेशा के लिए उस इंसान की हो गई जिससे वह बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ महल में सोनम और मान के स्वागत की सभी तैयारियां हो चुकी थी। बस अब सभी के सही सलामत लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कोई भी सुबह से एक पल के लिए भी बैठा नहीं था। विंदनी सा, आप ज़्यादा फिक्र ना करें, सब ठीक ही होंगे, आ रहे होंगे, आप बैठ लो कुछ देर, आपका व्रत है आज। दादी सा ने रानी रजिया की तरफ देखते हुए कहा, जो सुबह से अपने बच्चों की फिक्र में हाल में चक्कर लगाए जा रही थी। वही रक्षा भी अपने कमरे में चटाई पर बैठी हुई थी। रानी रजिया ने उसे अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कह दिया था। आज शिवरात्रि का व्रत था, इसलिए वह पलंग पर नहीं बैठी थी। यहाँ भी उसके पास बैठी मोक्ष के ख्यालों में थी। कोमल चाहे बार बार रक्षा को समझ रही थी कि सब ठीक होगा, लेकिन वही उसका खुद का दिल भी बेचैन था, क्योंकि रक्षा ने उसे भी बता दिया था कि कैसे चौहान खानदान बार बार उन लोगों पर जानलेवा हमला करता था। मंदिर में हुए हमले को देखकर कोमल खुद खानदान की दुश्मनी के बारे में जान चुकी थी। वही जयपुर के गाने जंगलों में
घने जंगलों में एक इंसान जो काले कपड़ों में था और राक्षस की तरह हंस रहा था। इतने सालों तक इस परिवारों के बीच दुश्मनी बनाए रखी, लेकिन फिर भी यह लोग अपनी बेटी देने को तैयार हो गए। जय की असली कातिल तक तो तुम लोग कभी नहीं पहुंचोगे, क्योंकि उससे पहले ही मैं तुम दोनों खानदानों को मिटा दूंगा। रायपुर की यह जमीन हमारी थी, जो हम छीन कर रहेंगे। कबील के सरदार अधीर ने राक्षसों की तरह गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। सरदार, हमले की तैयारी करें। एक आदमी ने अधीर की तरफ देखते हुए पूछा। अभी नहीं, 1 हफ्ते तक इन्हें अपनी पूरी का जान लगा देने दो। मैं भी देखना चाहता हूँ क्या यह हम तक पहुँच पाएंगे। रुद्राक्ष प्रताप सिंह को परखना चाहता हूँ मैं। इसके बाद तो वैसे भी लोगों को मारना ही है। अपने पिता का बदला मैं इन लोगों से लेकर रहूंगा। अधीर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। वह एक डाकुओं का काबिला था। रायपुर में तो अब उनका खतरा कम हो गया था, लेकिन आसपास के गांव में रायगढ़ के साथ इनकी एक अलग दुश्मनी भी थी, जिस वजह से ये पूरे गांव को तबाह करना चाहते थे। इन्हीं काबिलों वालों ने कई बार सिंह महल पर हमला किया था, लेकिन चौहान खानदान के साथ दुश्मनी चलते हुए उनका नाम आ जाता था। अगली अमावस की रात पूरे ठाकुर परिवार की बलि चढ़ाएंगे। चौहान और सिंह खानदान दोनों ही मिटा दूंगा मैं, तभी मेरे पिताजी का बदला पूरा होगा और साथ ही मेरी सालों की तपस्या का फल भी मुझे मिलेगा। आदिनारे ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। उसके इस बात पर बाकी काबिले के लोग भी हंसने लगे और अपने हाथ में पड़े डंडे जमीन पर जोर जोर से मारने लगे। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में रुद्राक्ष और मान की जीप एक साथ इंटर हुई। उन लोगों के आने की खबर रानी रजिया को भी पहुंचा दी गई थी। एक आदमी भागता हुआ महल के अंदर आया था। रानी सा, छोटे मालिक, उनके दोस्त और सरकार अपनी दुल्हन के साथ आ गए हैं। उन्हें उस आदमी ने रानी रजिया को सर झुकाकर सूचना देते हुए कहा। बड़ी अच्छी खबर लेकर आए हो रामू, यह लो तुम्हारा इनाम। रानी रजिया ने अपने हाथ से सोने की अंगूठी निकालकर रामू को देते हुए कहा। धन्यवाद रानी साहब, बहुत बहुत आभार आपका। रामू ने सर झुकाए, वह अंगूठी स्वीकार की और वापस बाहर चला गया। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे सही सलामत लौट आए। दादी सा ने हाथ जोड़कर माता रानी को धन्यवाद देते हुए कहा। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आगे क्या होगा इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।